Hello everybody, this is Shivam back again with a new video on a video series of CSIR. So तुम लोगों ने अब तक थंबनेल देख चुका होगा, टाइटल भी देख चुका होगा दिस वीडियो का. ओके, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट आंसर की चैलेंज. अब जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ लिंक है, डिस्प्ले क्वेश्चन पेपर स्लैश आंसर की चैलेंज. सो वी हैव नाउ फ्यू डेज टू चैलेंज द आंसर की. अब देखो ये चैलेंज करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है. सोचो बहुत से ऐसे तुम लोग में होंगे लोग जो एकदम बाउंड्री पर होंगे, राइट. मतलब अभी तक कट ऑफ नहीं आया. आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर कट ऑफ ऑल्सो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ. मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम खुद दिया. मैंने खुद लाइक टिल 5 टाइम्स दिया है फ्रॉम माई फर्स्ट सेमेस्टर्स ऑफ मास्टर्स. तो मुझे एक एक्सपीरियंस हो चुका है एंड इवन मैंने पढ़ाया भी है. सो राइट नाउ एटलीस्ट आई हैव अराउंड 1500 स्टूडेंट से ज़्यादा, या तो यूट्यूब या तो कोचिंग सेंटर्स या तो अन अकेडमी लाइक डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को पढ़ा चुके हैं. सो या आई हैव सर्टेन एक्सपीरियंस इन दैट. तो उसके बेसिस पर मैं एक आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी वीडियो बनाऊंगा जस्ट आफ्टर दैट. बट दिस वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. देखो अब जैसे तुम लोग में से कितने लोग होंगे जो बाउंड्री पर होंगे, राइट. जैसे जिनका सपोज 108 आया है, दे आर जनरल कैटेगरी. तो उनको अगर 5-6 नंबर भी इंक्रीज हो जाता है तो एक चांसेस बन जाता कि या आइदर एलएस तो हो जाए, एटलीस्ट एलएस के लिए भी तो हो जाए. अब लोग चैलेंज इसलिए भी नहीं करते क्योंकि दे आर नॉट श्योर कि वेदर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और आंसर इज करेक्ट और नॉट. मतलब जो वो सोच रहे हैं वो सही है कि नहीं. तो मैं यहाँ प्रूफ दूंगा. ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये गलत तरीके से सेट किए गए हैं. ओके, मतलब क्वेश्चंस गलत हैं. हो सकता है कि एनटीए जो एग्जामिनेशन कमेटी है उनसे मिस्टेक हो गया हो. ओके, मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये हमारे साइंटिस्ट सेट करते हैं. ओके, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक CSIR, मिनिस्ट्री ऑफ फॉर साइंसेज, इसरो, इनके साइंटिस्ट क्वेश्चन देते हैं, फाइनली वो सेट होता है. ओके, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि हम उनका समझ रहे हो ना. सो बेसिकली ये मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो और हर साल ऐसा होता है, इट्स कॉमन. इवन लास्ट ईयर भी सी सेक्शन में एक क्वेश्चन के 2 ऑप्शंस थे और अगर आप किसी भी ऑप्शंस को उसमें ट्राई किए हो, अगर गलत वाले भी किए हो तो आपको मार्क्स मिले थे पिछले साल इन दिसंबर में. लास्ट ईयर आई गॉट 154 मार्क्स, गॉट ऑल इंडिया रैंक 5. ओके, तो उसमें मेरा भी एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स इंक्लूड हो गया था क्योंकि मैंने सही ऑप्शन मारा था. और अकॉर्डिंग टू दिस आंसर की जो आज रिलीज हुआ है, जैसे उस समय के आंसर की के हिसाब से वो चीज़ गलत आ रही थी. मैंने चैलेंज नहीं किया बट बहुत लोगों ने चैलेंज किया था उसको. ओके, मैंने चैलेंज नहीं किया. आई थॉट कि मेरा ऐसे ही इतना मार्क्स है तो इसके क्या होता है. लेकिन मतलब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाउंड्री पर होते हैं, राइट. उनके लिए चैलेंज जरूरी होता है. आप यहाँ 1,000 रुपये के बारे में सोचोगे, लेकिन अगर आपको निकल जाता है, ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, यू विल गोइंग टू गेट अराउंड 36,000 पर मंथ, वो भी 5 साल के लिए. और उसको ऐड करोगे तो अराउंड 22 lakhs एंड इवन मोर देन दैट. जो बेनिफिट्स मिलती हैं वो 30 lakhs 40 lakhs के इक्वल होता है इन 5 years. तो 1,000 ज़्यादा मायने नहीं रखता. एंड वैसे भी आई विल गिव यू द प्रूफ. इट्स योर डिसीजन, हम तुमको फोर्स नहीं करेंगे. इट्स योर डिसीजन. हाँ, अगर आप तुमको लगता है अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैलेंज करेंगे तो देर इज अ चांसेस टू चेंज द दिस थिंग. और ऐसे भी अगर अगर आंसर सही में अगर गलत दिया हुआ है तो एक बंदा भी बोलेगा तो वो चेंज होगा अगर सही में आंसर गलत है तो, जो कि है. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट देन. ओके, okay, answer key challenge. So the very first question over here is about my favorite friends. सो फ्रंट समझने के लिए हम लोग पहले इसका डिस्कस करेंगे, मतलब बेसिक्स, एंड देन विल सी व्हाट आउटलूडेड फ्रंट इज. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस पेपर आंसर होना चाहिए 4. जो आज रिलीज हुआ है आंसर की, इसमें होना चाहिए 4. इवन जिससे हम ये लिए हैं उसने भी 4 मारा है. सॉरी ऋतुराज. ओके, बट इन रियलिटी मुझे ऐसा लगता है, और जो कि ट्रू है, जो कि मैं तुमको बहुत से एविडेंसेस भी दूंगा. द करेक्ट आंसर इज 1. कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म फ्रंट, इट इज ऑक्लूडेड फ्रंट. अब इसको हम लोग बेसिक से समझते हैं, ठीक है. सो फ्रंट समझने के लिए पहले हम लोग को एयर मास समझना होगा. एयर मास क्या होता है? लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर्स
होते हैं जिसमें पर्टिकुलर मॉइस्चर होता है, जिसकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन। मतलब सपोज कोई एयर मास है, वो हॉरिजेंटली सपोज 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ओके, अब अगर इसके हॉरिजेंटल प्लेन में आप कहीं भी टेम्परेचर को मेज़र करोगे यूजिंग से थर्मामीटर, आप मॉइस्चर को मेज़र करोगे यूजिंग से वेट एडियाबेटिक थर्मोमीटर और सॉरी ड्राई बल्ब थर्मोमीटर और वेट बल्ब थर्मोमीटर, इसका यूज़ करके आप मॉइस्चर को अगर मेज़र करोगे तो तुमको सेम मिलेगा मॉइस्चर। ओके, समझ रहे हो? मतलब हॉरिजेंटल प्लेन में देर इज़ नो वेरिएशन इन द टेम्परेचर एज वेल एज मॉइस्चर। सेकेंड थिंग, ये जो एयर मासेज होते हैं जिस भी पर्टिकुलर रीजन में ये लाई करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, they gain the properties of that area. Okay, so those regions are called source region. Properties of air masses are determined by those source region. Okay, now these source regions only occur where ground conditions will remain stable. ऐसा नहीं कि नीचे का एयर जो है वो हाईली टर्बुलेंट है, मूविंग है, इस केस में वो एयर मास उसकी प्रॉपर्टीज को गेन नहीं कर पाएगा। सपोज कोई एयर मास है जो कि सपोज थार डेजर्ट के ऊपर है, ओके, लॉन्ग टाइम के लिए है एंड देयर इज नो टर्बुलेंस एट ऑल, स्टेबल कंडीशंस है, तो वो धीरे धीरे उसकी प्रॉपर्टी गेन कर लेगा। अब थार गर्म होता है, सपोज इट्स अ समर, समर में गर्म हो जाएगा एंड इट्स अ ड्राई रीजन अवे फ्रॉम द ओशंस एंड ऑल, सो ह्यूमिडिटी कम होगा, सो जो एयर मास होगा दैट इज अ वार्म एयर मास। वार्म और ड्राई इसमें प्रॉपर्टीज होंगी। ओके, अब जब भी ये एयर मासेस मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, तो ये इफेक्ट करते हैं उस एरिया को। ओके ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट अ फ्रंट इज। सो जब भी टू डिफरेंट एयर मासेस हैविंग दी सिमिलर प्रॉपर्टीज, ओके, लाइक टेम्परेचर, लाइक मॉइस्चर, उनके बाउंड्री पर फ्रंट्स डेवलप होते हैं। ओके, दीज आर बेसिकली द बाउंड्री बिटवीन टू डिफरेंट एयर मासेस having different properties of temperature as well as humidity. Okay, now we have different types of fronts. फ्रंट्स में हम लोग देखेंगे एक एक करके बहुत से फ्रंट। सो पहले स्टार्ट करते हैं कोल्ड फ्रंट से। सो लेट्स सी व्हाट अ कोल्ड फ्रंट इज। देखो यहाँ तुम देख सकते हो स्पीड कोल्ड फ्रंट का, राइट, इट्स अ 30 माइल पर आवर एंड हैविंग ए स्टीप स्लोप। इसका स्लोप कैसा है? स्टीप है, राइट, 1:100. Now, this cold front is formed when a cold air mass replaces warm air mass. यहाँ देख सकते हो कि ये इसको पुश कर रहा है and from here this warm air mass is getting replaced. It is getting uplifted. It is getting pushed up, right? So basically here this cold air mass advances in warm air mass. This is your cold. हम लोग जानते हैं कोल्ड जो होता है वो ज़्यादा ड्राई होने के कारण इट विल बी हेवी एंड दिस वार्म एयर मास सिंस दिस इज वार्म सो दिस इज लाइट सो इट विल राइज अप। कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो कोल्ड फ्रंट हो या वार्म फ्रंट हो या वो ऑक्लूडेड फ्रंट हो, इन ईच केस कोल्ड एयर मास इज ऑलवेज बिलो द वार्म एयर मास, बट इनके स्लोप्स अलग अलग हो सकते हैं। स्लोप्स मे vary. Okay, so what I'm saying is in this case this cold air mass advances in warm air mass and because of that यहाँ warm air mass uplift हो जाएगा and it will form short lived clouds, heavy precipitation will be there, then we have some cumulus clouds over here. Okay, so yeah, here we have sharp temperature drop. Okay, now this is the symbol for cold front. This is the symbol for cold front. अब देखो वार्म फ्रंट। वार्म फ्रंट का ये सिंबल होता है जिसमें हम लोग रेड कलर का ये लाइन यूज करते हैं एंड देयर इज अ सेमी सर्कल ओवर हियर। तो सेमी सर्कल देख सकते हैं हम लोग। ओके, एंड दिस इज ट्रायंगुलर इन अ कोल्ड फ्रंट। नाउ वार्म फ्रंट का स्पीड देख लो 12 माइल्स पर आवर है, यानी एक चीज तो क्लियर है, कोल्ड फ्रंट मूव्स फास्टर देन द वार्म फ्रंट, राइट। हियर इट हैज जेंटल एंगल। यहाँ देख सकते हैं एंगल इज जेंटल बिटवीन कोल्ड एयर मास एंड वार्म एयर मास। अगेन देखो वार्म एयर मास ऊपर है क्योंकि वो लाइट होता है, कोल्ड इज हेवी, सो दैट्स व्हाई इट इज डाउन, और उनके बीच में जो बाउंड्री बन रही है दिस इज योर फ्रंट। नाउ हियर ऑल्सो वार्म एयर मास ओवरटेक्स कोल्ड एयर मास।
वार्म एयर मास कोल्ड को ओवरटेक कर रहा है और इसके ऊपर चढ़ रहा है, बट अगेन ये इसको पुश नहीं कर पाएगा क्योंकि वार्म इज अ लाइट, राइट, वार्म एयर मास इज लाइट, वो इसको पुश नहीं कर पाएगा. व्हाट इट कैन डू इज ये उसके ऊपर बस ग्रो कर सकता है. ओके, so it is a sloping frontal surface along which there is an active movement of warm air over the cold air. So ये warm air mass cold air mass के ऊपर active move कर रहा है. अगेन यहाँ कोल्ड फ्रंट ही कोल्ड एयर मास ही जीतेगा, उसको वो ढकेल नहीं पा रहा ना, क्योंकि दिस वार्म एयर मास इज लाइट, राइट, इट इज लाइटर, सो इट विल मूव अप. देखो अब इन दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ जो क्लाउड्स बन रहे हैं इट इज लोकलाइज्ड, it is short-lived, having less horizontal expansion than vertical expansion. Vertical expansion ज़्यादा है, horizontal expansion कम है. But what about here? Here we have a set of clouds: cirrus cloud, cirrocumulus, altostratus, nimbostratus. These types of clouds we have. And एक देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ जो रेन है वो बाउंड्री से दूर भी हो रहा है. Not only here, even here you will get. And the type of rain is different. Okay. सो यहाँ अगर वाटर सपोज कि क्लाउड से डेवलप हुआ और नीचे जाने लगा, अब ये कोल्ड एयर मास से पास कर रहा है, राइट, सो ये स्लिट में कन्वर्ट हो सकता है, ये फ्रीजिंग रेन में कन्वर्ट हो सकता है, इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लेस आल्सो पॉसिबल. तो वो डिपेंड करता है कि कितना दूरी वो ट्रैवल कर रहा है कोल्ड एयर मास में. शॉर्ट टाइम के लिए ट्रैवल करेगा तो स्लिट, ज़्यादा टाइम के लिए अगर ट्रैवल कर रहा है कोल्ड एयर मास से देन इट बिकम्स दिस फ्रीजिंग रेन दैट इज कॉल्ड ग्लेस. सो दिस इज योर वार्म फ्रंट. So in simple words, we can say that warm front is the front where warm air mass overtakes cold air mass. And here in the cold front, this cold air mass advances in warm air mass. In both the case, cold is the winner. Cold air mass is the winner. Okay. Now let's see the third one called stationary front. अब stationary front means from both the sides force is equal. Okay. एंड देर इज नो स्लोप्स ओवर हियर. यहाँ देख सकते हैं कि ये है सिंबल इसका, इसके बीच में कोई स्लोप नहीं होता है. ओके, स्टेशनरी फ्रंट के बीच में देर इज नो सच स्लोप, ऐसा नहीं होगा, देर इज नो सच स्लोप लाइक दिस. सो इट्स अ वर्टिकल, एक्सट्रीमली वर्टिकल, यहाँ स्टीपनेस एकदम 90 डिग्री पर होगा. ओके, सो दिस इज द बाउंड्री बिटवीन टू एयर मासेस विच डजंट मूव, और दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, एंड दैट्स द रीजन वाई कोई किसी के ऊपर एडवांस नहीं कर रहा है. ना ही वार्म कोल्ड के ऊपर करेगा, कोल्ड तो कर ही नहीं सकता बिकॉज इट्स हेवी. फाइनली ओक्लूडेड फ्रंट. अब ओक्लूडेड फ्रंट क्या होता है? इट्स इन बिटवीन कोल्ड एंड कूलर एयर मास विथ वार्म एयर एबव. सो यहाँ हमारे पास दो कोल्ड हैं और एक वार्म है. अब देखो ये तीनों ऑप्शंस में वी हैव टू एयर मासेस ओनली, आइदर कोल्ड और आइदर वार्म. ओके, कोल्ड और वार्म दोनों हैं, ठीक है. इन तीनों फ्रंट्स में दो दो एयर मासेस हैं, जबकि ऑक्लूडेड फ्रंट में वी हैव 3 एयर मासेस. वन इज योर कोल्ड जो कि सबसे ठंडा है, देन कूलर उससे कम ठंडा है वो, एंड फाइनली वी हैव वार्म. और जो ये वार्म है दिस इज सैंडविच्ड बिटवीन टू डिफरेंट एयर मासेस, टू डिफरेंट कोल्ड एयर मासेस, एक कोल्ड और एक कूलर. ओके, अब इसको समझने के लिए फोटो दिखाते हैं. लेट्स सी. सो ये एविडेंस के लिए यू कैन यूज दिस बुक. ओके, बेसिकली दिस बुक इज लेट मी शो यू, इट्स बाय टारबक, द एटमॉस्फेयर. ओके, इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी. एंड यहाँ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन वाला चैप्टर पे जाओगे, 9th नंबर चैप्टर, यू विल गेट दिस फ्रंट्स. सो फोटो देख लेते हैं एक एक करके सारे फ्रंट्स का. दिस इज योर कोल्ड फ्रंट. ओके, so here we can see that this is your cold front. Thunderstorm cloud is over here, cumulonimbus clouds, heavy precipitation. Okay, if it is intense then it will form cumulonimbus. If it is in the early state it will form cumulus clouds only. Then we have stationary front. Stationary front may basically both are parallel, almost parallel. The line of front is almost parallel. Neither cold air mass nor warm air mass move towards each other. They both are at one position only. Okay. Finally, this is your occluded front.
अब देखो ऑक्लूडेड फ्रंट जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, कोल्ड टाइप ऑक्लूडेड फ्रंट एंड वार्म टाइप ऑक्लूडेड फ्रंट। क्वेश्चन में पूछा गया था अबाउट ऑक्लूडेड फ्रंट एंड व्हाट आई एम सेइंग इज द करेक्ट आंसर शुड बी दिस वन। ये तुम जो वन देख रहे हो ये होना चाहिए, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर, ये फर्स्ट। ओके, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म फ्रंट। अब देखते हैं यहाँ इसमें क्या लिख रहा है इस बुक में। ओके, सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं द फोर्थ मेजर टाइप ऑफ फ्रंट इज ऑक्लूडेड फ्रंट विच मोस्ट ऑफन फॉर्म्स व्हेन रैपिडली मूविंग कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म, यहाँ होगा, देन एक सेकेंड, वार्म फ्रंट, ये देख रहे हो यहाँ वार्म फ्रंट। सो अलग अलग पेज पर है इसलिए तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट अगेन आई विल शो यू। सो देखो ये सेलेक्ट कर दे रहे हैं, विच ऑफन फॉर्म्स व्हेन अ रैपिडली मूविंग कोल्ड फ्रंट ओवरटेक्स वार्म फ्रंट। ओके, सो इसके बाद वाला पेज जो है यहाँ देख रहे हो वार्म फ्रंट। सो ये बुक इट्स अ रेपुटेड बुक। ओके, और अब इसको हम लोग अभी भी समझ चुके हैं। यहाँ देखो यहाँ हम लोग समझ चुके थे ऑलरेडी कि 30 माइल्स पर आवर है, वार्म का स्लो है, तो ये नो डाउट कोल्ड वाला इसको अप्रोच करेगा क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है, राइट, और ये फास्ट मूव कर रहा है। वार्म इज मूविंग एट 12 माइल्स पर आवर, कोल्ड वन इज मूविंग एट 30 माइल्स पर आवर, सो नो डाउट। अब समझते हैं इसको। सो देखो यहाँ हमारे पास दो एयर मासेस हैं, दिस इज कोल्ड जो कि बहुत ठंडा है, और ये रिलेटिवली कूल है इसलिए इसको कूल एयर मास कह रहे हैं। इनके बीच में एक वार्म एयर मास है, ठीक है। अब देखो ये जो फ्रंट है ब्लू वाला फ्रंट, ये कौन सा फ्रंट है, अभी बताया था कोल्ड फ्रंट। दिस इज व्हाट, दिस इज वार्म फ्रंट, ये है वार्म फ्रंट और ये है कोल्ड फ्रंट। अब जो वार्म फ्रंट होता है उसका स्पीड है 12 माइल्स पर आवर और ये है 30 माइल्स पर आवर। ये जो कोल्ड फ्रंट है ये 30 माइल्स पर आवर से इसको अप्रोच कर रहा है। दैट मीन्स कि एक टाइम में ये इसको कैप्चर कर लेगा। तो कैसे कैप्चर करेगा, यहाँ देखो। अब ये चूंकि ये है एक फ्रंट और ये है एक फ्रंट, यहाँ सारे एयर मासेस इसके ऊपर जा रहे हैं। दिस इज वार्म फ्रंट, वार्म वाला में सिंपल हम लोग को क्लाउड्स मिलता था हॉरिजॉन्टली एक्सपेंडेड, एंड यहाँ हम लोग को वर्टिकल क्लाउड्स मिलते थे, क्यूमुलोनिम्बस, राइट, और क्यूमुलस क्लाउड्स, ये सारी चीज़ें मिलती थी। अब चूंकि ये इसको 30 माइल्स पर आवर से अप्रोच कर रहा है तो यहाँ के सारा वार्म एयर ये भी राइज करने लगेगा, राइट, और धीरे धीरे ये एरिया छोटा होने लगेगा। इन दोनों के बीच का सपोज पहले डिस्टेंस था से यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस था 50 किलोमीटर पर आवर। कुछ समय के बाद देखो अब डिस्टेंस कम हो गया 25, लाइक दैट, धीरे धीरे कम होगा एंड फाइनली ये मर्ज कर जाएगा इससे। दिस कोल्ड फ्रंट विल मर्ज इनटू अ वार्म फ्रंट। और देखो ये अब ज़्यादा ठंडा है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा ठंडा कौन है, कोल्ड, देन दिस कूल, और ये वार्म तो सबसे गर्म है नो डाउट। तो ये चूंकि सबसे ठंडा है तो ये सबसे नीचे रहेगा, डेंसिटी ज़्यादा है इसकी, तो क्या होगा देखो ऐसा कुछ हो जाएगा थर्ड स्टेप में। दिस कोल्ड एयर मास ये एडवांस कर जा रहा है कूल एयर मास में एंड द इंटायर वार्म एयर इज लिफ्टिंग ओवर हियर एंड फाइनली दिस काइंड ऑफ फ्रंट जिसमें दोनों तुमको सिंबल्स दिख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट। और यहाँ देखो दोनों सिंबल्स एक ही डायरेक्शन की ओर पॉइंटेड है। अगर एक सिंबल अपोजिट डायरेक्शन में होता तो उसको हम लोग कहते हैं स्टेशनरी फ्रंट, जहाँ हम लोग यहाँ देख सकते हैं, देखो दिस इज योर स्टेशनरी, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में। सो इज दिस क्लियर, एक चीज़ तो क्लियर हो गया, राइट। एक और एविडेंस के तौर पर विकीपीडिया जो सब कोई जानता है या इट्स अ ट्रस्टेड थिंग। सो देखते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट के बारे में डेफिनेशन इन विकीपीडिया। A classical view of an occluded front is that they are formed when a cold front overtakes warm front. Simple and sober. देखो, when a cold front overtakes a warm front. हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या था, cold front overtakes a warm front. So without any problem, just go for it. 1 is the correct answer. ओके, अब ये दो तरह के फ्रंट्स भी होते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं जो ऑक्लूडेड फ्रंट भी है ये भी दो तरह का होता है, कोल्ड ऑक्लूडेड फ्रंट और वार्म टाइप ऑक्लूडेड फ्रंट। कोल्ड टाइप और वार्म टाइप, इसमें देखो अंतर क्या है, इस फोटो से समझो। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट
दिस कोल्ड टाइप ऑक्लूडेड फ्रंट। अभी जो मैंने फोटो दिखाया था ये कोल्ड टाइप ऑक्लूडेड फ्रंट का फोटो है। इस बुक में वार्म टाइप ऑक्लूडेड फ्रंट का फोटो नहीं है। ओके, इस बुक में नहीं मिलेगा तुमको। सो इट इज ओवर हियर। नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो कोल्ड टाइप ऑक्लूडेड फ्रंट इज फॉर्म्ड, इसको कोल्ड ऑक्लूजन भी कहते हैं, इज फॉर्म्ड when the cold air mass which is overtaking a warm front is colder than the cool air ahead the warm front. समझ में नहीं आया होगा, आई नो। बस इसमें ये समझो, ये जो कोल्ड एयर मास है ना, जो कि वार्म एयर मास को ये आगे पुश कर रहा है और इवन वार्म फ्रंट को आगे पुश कर रहा है, ओवरटेक कर रहा है वार्म फ्रंट को, इज कोल्डर देन दिस वन, इज कोल्डर देन दिस कूल एयर मास। और जो कि सही भी है, ये कोल्ड एयर मास कूल एयर मास से ज़्यादा ठंडा है, राइट। अब ये वार्म ऑक्लूडेड फ्रंट क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है द कोल्ड एयर मास ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट, कोल्ड एयर मास विच इज ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट, यहाँ वार्म फ्रंट होगा, राइट, इज वार्मर देन द कूल एयर अहेड ऑफ द वार्म फ्रंट। यानी इस केस में यही ठंडा हो जाएगा, नाम से मैटर नहीं करता यहाँ दिस कोल्ड एयर मास इज मच वार्मर, दिस कोल्ड एयर मास इज मच वार्मर देन द कूल एयर मास। यहाँ सबसे ज़्यादा ठंडा होगा कूल, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट? सो एक्चुअली ये भी मैटर नहीं करता। अब देखो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 दिया है, वार्म एयर मास ओवरटेक्स कोल्ड एयर मास, ये करेक्ट ऑप्शन है अबाउट वार्म फ्रंट। वार्म एयर मास ओवरटेक करता है कोल्ड एयर मास, तब हम लोग उसको कहते हैं वार्म फ्रंट। दिस इज नॉट ऑक्लूडेड फ्रंट। सो आई हैव 3 एविडेंसेस ओवर हियर। एक तो मैंने ये अपने जो भी पीपीटी से दिखा दिया, दूसरा विकीपीडिया, एंड द थर्ड वन इज दिस बुक। और कोई कहीं भी तुम देख लो, यू विल गेट द सेम आंसर। विकीपीडिया पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। सो दैट्स इट, राइट। तो एक शॉर्ट में समझ लेते हैं इन तीनों को फिर से। आई थॉट तुमको समझ में आ गया हो। सो दिस देखो, कोल्ड फ्रंट में कोल्ड एयर मास विनर होता है, ओके। इवन इन द वार्म फ्रंट कोल्ड एयर मास इज द विनर, द वार्म एयर मास पिक्स अप। इसमें देखो फाइट हो रही है, सपोज सोचो कोल्ड एयर मास में और वार्म एयर मास में, तो अगर कोल्ड फ्रंट बन रहा है तो नो डाउट कोल्ड एयर मास जीतेगा। वार्म फ्रंट में भी क्या होता है कि वार्म एयर मास फाइट तो करता है लेकिन लास्ट में फेल हो जाता है और फाइनली कोल्ड एयर मास जीतता है। बट स्टिल वार्म एयर मास ओवरटेक्स द कोल्ड एयर मास। स्टेशनरी फ्रंट में इट्स अ टाई सिचुएशन, नोबडी विल विन। एंड इन द ऑक्लूडेड फ्रंट तुम कह सकते हो कि कोल्ड एयर मास जो है वो 2 बार जीतता है, ओके, 2 बार जीतता है। एक वार्म फ्रंट में भी कोल्ड एयर मास जीत रहा है और कोल्ड फ्रंट में भी कोल्ड एयर मास जीत रहा है, ओके। कोल्ड बोलो या एक साइड कूल बोलो, एक साइड कोल्ड बोलो, लाइक दैट। सो और एक चीज़ और, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट या ऑक्लूडेड फ्रंट हो, ये सारे एग्जाम्पल हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के, ओके। सो हर केस में टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। अब जैसे यहाँ से तुम ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर कम होना चाहिए था, लेकिन देखो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ तक तो ठंडी है। जैसे इसको क्रॉस किए गर्मी मिली और फिर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक लैप्स रेट ये धीरे 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 ठंडा हो जाएगा, ओके। तो यहाँ टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ ना, पहले ठंडा फिर गर्मी फिर ठंडा। इस केस में वही है, यहाँ से अगर ऊपर जाओगे तो ठंडा फिर गर्मी फिर ठंडा। सो दिस इज द थिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन जो है सी सेक्शन का है और 4 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। सो 4 मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम पार्ट बी, और इसमें 2 नंबर मिलेगा। अब देखो ये क्वेश्चन सबको ही जानता है और इसमें देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये लोग 2 ऑप्शन से इसका कर दे, इसमें भी विन विन सिचुएशन है, हमारे लिए ही बेनिफिट है। 2 अब कभी कभी हुआ है, मतलब पिछले साल ही हुआ है, सी सेक्शन के एक क्वेश्चन का 2 ऑप्शन था, ओके। अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हो, चाहे गलत ही किए हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये 2 कर सकते हैं, लेकिन द मोस्ट करेक्ट आंसर इज 2 ओवर हियर, ओके। ये 4 नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द सोल्यूशन ऑफ दिस ऑफ CSIR सोल्यूशन, ऑफिशियल सोल्यूशन। ये लोग बोल रहे हैं कि द करेक्ट आंसर इज 4, बट द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट शुड बी 2 टाइम्स द पी वेव शैडो जोन। अच्छा, अभी इसको समझते हैं शैडो जोन क्या होता है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है इस शैडो जोन ऑन द अर्थ इज नियरली,
जो इस वेव का शैडो जोन है सेकेंडरी वेव का, वो नियरली सेम एज पी वेव शैडो जोन, 2 times of p wave shadow zone, 3 times of p wave shadow zone and 4 times of p wave shadow zone. According to them 4 times है, but according to me it is 2 times. Let's see how. अब देखो जो p wave का शैडो जोन होता है ये होता है 103 से 143 के बीच में, इस साइड भी 103 से 143. अगर तुम डिफरेंस देख रहे हो 103 और 143 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट डिफरेंस ऑफ 40, यानी 40 का डिफरेंस है. यहाँ इस डिग्री एंगल और इस डिग्री एंगल के बीच में 40 का, यहाँ भी 40 का. ठीक है, दिस इज योर एस वेव शैडो जोन. अब देखो ये है 103, यहाँ भी 103 है, दिस इज 180 समवेयर. अगर सोचो अर्थक्वेक यहाँ निकला, यहाँ से सपोज दिस इज द फोकस और हाइपो सेंटर ऑफ एन अर्थक्वेक. ओके, तो यहाँ से पी वेव और एस वेव रिलीज होंगी. दिस इज द बॉडी ऑफ अर्थ राइट इनसाइड, और एस वेव पी वेव मूव करते हैं हर डायरेक्शन में. सो दिस इज कंसिडर्ड एज 0 डिग्री, इसको हम लोग 0 डिग्री कंसिडर करेंगे. और यहाँ से एग्जैक्टली अगर इस पॉइंट पर आ जाए, दिस इज कॉल्ड हाइपो सेंटर. एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंटी सेंटर. तो एंटी सेंटर 180 डिग्री पर होता है. ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री अपोजिट फेस पर. ओके, सो दिस इज 180 डिग्री. अब जो इस वेव का शैडो जोन होता है वो 103 से 180 के बीच में होता है, दिस साइड एंड दिस साइड ऑल्सो. कुछ लोग डायरेक्ट बोलते हैं 103 दिस एंड 103 दिस, यानी 103 to 103 ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4 टाइम्स ऑफ पी वेव शैडो जोन, इस फोटो से ही तुम देख सकते हो कि इट इज नथिंग बट अ ट्वाइस. इन दोनों को एक साथ जोड़कर तुम देखो ये 4 गुना कभी लग रहा है, ट्वाइस लग रहा है राइट. इसको हम लोग समझते हैं, ऐसे समझते हैं. देखो यहाँ है 103, ये हियर इट इज 142, कहीं कहीं 143 लिखा रहता है, कहीं कहीं 144 भी लिखा रहता है. लेट्स अज्यूम इट इज 143, तो आसानी होगी क्योंकि देखो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछ रहा है, नियरली पूछ रहा है राइट. तो अगर 143 में से 103 को सब्ट्रैक्ट करोगे, हाउ मच यू गेट? यू विल गेट सिंपली 40 राइट, 40. ये जो होगा ये 180 डिग्री होगा. यहाँ का एंगल, अब देखो यहाँ से यहाँ का एंगल 103 डिग्री है, तो ये एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर 180 होगा राइट. यानी 103 और 180 के बीच में कितना का डिफरेंस हुआ? 77. इसको भी हम लोग लेके चलते हैं 80 क्योंकि नियरली दिया हुआ है. लेट्स टेक इट 80. ओके, दिस इज 40 एंड दिस इज 80, यानी दिस पी वेव शैडो जोन is half of S wave shadow zone, or you can also say that this S wave shadow zone is twice of P wave shadow zone. कह सकते हो कि नहीं? देखो 103 और 180 के बीच के कितना डिफरेंस. लेट्स टेक इट 80. 77 है बट 80 लेते हैं क्योंकि यहाँ भी हम लोग लिए हुए हैं. ओके, एक कम लिए हुए हैं, तो ये 42 से 80 होता है ना, यानी दिस साइड इट इज ट्वाइस, दिस साइड इट इज ऑल्सो ट्वाइस. तो ऐसा नहीं कि दोनों को जोड़कर हम 4 कर देंगे, 4 टाइम्स ऑफ पी वेव शैडो जोन. ये कहीं नहीं कर सकते क्योंकि पी वेव शैडो जोन सिर्फ एक साइड में नहीं है. अगर सिर्फ यहाँ पी वेव शैडो जोन होता देन इट्स पॉसिबल. अगर सिर्फ एक होता पी वेव शैडो जोन, हमारे पास 2 पी वेव शैडो जोन है ना, दिस साइड एंड दिस साइड बोथ राइट. सो अब दोनों साइड होने के कारण ट्वाइस ही हो सकता है, 4 तो हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अगेन लेट मी टेल यू, दिस इज योर 180 डिग्री. 180 डिग्री यानी यहाँ से यहाँ के बीच का डिफरेंस हो गया करीब 77, उसको 80 ले लेते हैं. दिस इज योर 40, 40 का ट्वाइस होता है 80, यानी दिस साइड भी ट्वाइस, दिस साइड होगा ट्वाइस, दिस साइड होगा ट्वाइस. ओके, मतलब इस पी वेव शैडो जोन के लिए ट्वाइस होगा, इस पी वेव शैडो जोन के लिए ट्वाइस होगा. और दोनों पी वेव शैडो जोन को एक साथ भी मर्ज कर दो तो क्या होगा? अगेन इट इज ट्वाइस. एस वेव शैडो जोन हमेशा ट्वाइस होगा राइट. देखो अब इसमें वो लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये तो सेकंड तो नो डाउट करेक्ट आंसर है, वो लोग 4 टाइम्स पी वेव शैडो जोन कर सकते हैं. कैसे करेंगे? मतलब एक कभी कभी ऐसा होता है कि एक ऑप्शन के 2 आंसर हो. सो फॉर दैट व्हाट दे डू इज कि वो लोग ऐसे कहेंगे कि इस साइड ट्वाइस और इस साइड ट्वाइस, टुगेदर इट बिकम्स 4. ओके, तो कोई भी ऑप्शन हो, चाहे वो 4 हो या 2, तुम चैलेंज करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा ही ऑप्शन करेक्ट हो.
ओके, CSIR में कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मोस्ट करेक्ट आंसर पूछा जाता है, मतलब 4 ऑप्शंस में से सपोज 2 ऑप्शन सही हैं, लेकिन उन दोनों में सबसे ज़्यादा सही कौन सा है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा सही सेकंड है। ओके, अगर ये जो ट्रिक अभी बताया, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया, उस पर भी देखा जाए तो ये पार्शियली करेक्ट हो सकता है, बट आई विल गो विथ 2। अगर एक एक एवरेज स्टूडेंट से भी पूछोगे ना, वो एक 2 ही के साथ ही जाएगा। इवन देखो इसने भी सेकंड ही मारा हुआ है। ओके, मतलब मैंने सबसे पूछा, ऑल ऑफ देम लाइक मोस्टली इन्होंने यही मारा हुआ है, जो कि सही भी है, जो कि सही भी है, जो कि यहाँ प्रूफ हो रहा है। सो टुगेदर कितने होंगे, 6 मार्क्स, एंड 6 मार्क्स रियल में मैटर करता है। ओके, सो इट्स योर चॉइस, इट्स योर डिसीजन, तुम लोग सोच लो क्या करना है। ओके, यू कैन चैलेंज। और एक चीज़ होता है कि कभी भी चैलेंज जो लोग करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में चैलेंज अगर होता है तो वो चैलेंज मेनली एक्सेप्ट हो ही जाता है। ओके, चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सेप्ट होने के। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके, तो आज हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिलीज करने वाले हैं, एंड आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो वेयर आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चंस फ्रॉम CSIR 2020। ओके, चलो बाय बाय एवरीबॉडी।